दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। पहलगाम आतंकी हमले की जवाबी कार्रवाई के इंतजार के बीच देश में आज़ादी के बाद पहली बार जाति जनगणना कराने का फैसला आया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति ने फैसला लिया है कि 2021 से लंबित जनगणना में जातियों की गणना भी कराई जाएगी। राजनीति को असीमित संभावनाओं का अविश्वसनीय खेल यूं ही नहीं माना जाता। जो कांग्रेस और बीजेपी अतीत में जाति जनगणना के विरोधी के रूप में देखे और दिखाए गए, वे ही अब उसके चैंपियन बनना चाहते हैं। 30 अप्रैल को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कटाक्ष किया ही कि कांग्रेस सरकारों ने हमेशा जातिगत जनगणना का विरोध किया, लेकिन अब मोदी सरकार करवाएगी। 2023 से जातिगत जनगणना की मांग कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार के फैसले का स्वागत तो किया, पर समय सीमा और बजट का सवाल भी उठाया। राहुल ने कहा कि यह तो पहला कदम है, हमें आगे जाकर पता करना है कि उच्च पदों में किसकी कितनी हिस्सेदारी है। सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति करने वाले लालू यादव, नीतीश कुमार और अखिलेश यादव में इसके श्रेय की होड़ भी शुरू हो गई है कि किसके दबाव में मोदी सरकार ने जाति जनगणना का फैसला किया है। समझ पाना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि खेल सत्ता राजनीति का है। इसीलिए जनगणना केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में होते हुए भी बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना की राज्य सरकारों ने जाति सर्वे का दांव चला। बेशक जाति गणना कराने के मोदी सरकार के फैसले में उस राजनीतिक दबाव की भी भूमिका रही है। ऐसा नहीं कि भारत में कभी जाति जनगणना हुई ही नहीं। अंग्रेजों के शासनकाल में 1881 में पहली बार जाति जनगणना हुई थी और 1931 तक हर 10 साल बाद होती रही। वैसे जाति जनगणना 1941 में भी हुई, पर उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। आजाद भारत की सरकार ने तय किया कि जाति जनगणना नहीं कराई जाएगी क्योंकि वह समाज में विभाजनकारी साबित हो सकती है। हाँ, जनगणना में SC/ST वर्ग के आंकड़े दर्ज किए जाएंगे। 2011 की जनगणना में भी सामाजिक आर्थिक स्थिति और जाति के आंकड़े तो जुटाए गए, लेकिन जारी नहीं किए गए। अगली जनगणना 2021 में होनी थी, तब कोरोना के चलते नहीं हो पाई जनगणना आज तक नहीं करवाई गई। जनगणना के इंतजार में ही चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन रुका हुआ है। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण भी परिसीमन के बाद ही लागू होगा। अभी जाति जनगणना का फैसला भर किया गया है, उसकी समय सीमा और प्रक्रिया संबंधी जानकारी अभी शेष है। भारत की चुनावी राजनीति में धर्म और जाति महत्वपूर्ण मुद्दा बन गए हैं, इसलिए माना जा रहा है कि जाति जनगणना की शुरुआत इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हो जाएगी। बिहार ही बताएगा कि मतदाता चुनावी सहमत के खेल में जाति जनगणना के फैसले को मोदी सरकार के मास्टर स्ट्रोक की तरह देखते हैं या फिर विपक्ष के दबाव में सरकार के फैसले के रूप में। 1990 में भारतीय राजनीति के मंडल और कमंडल के बीच हुए ध्रुवीकरण के बाद ही हिंदुत्व के सहारे भाजपा का चुनावी ग्राफ बढ़ा, लेकिन खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में ओबीसी नेताओं ने इसे कड़ी चुनौती दी। ये सभी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह की समाजवादी लोकदलीय राजनीतिक धारा के प्रतिनिधि रहे। लोहिया ने सबसे पहले नारा दिया था संसोपा यानी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। बाद में बीएसपी के संस्थापक कांशीराम ने नारा दिया जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। पर कांग्रेस और बीजेपी जाति जनगणना को राष्ट्रीय और सामाजिक एकता के लिए खतरे के रूप में देखते रहे।
बिहार के राजनेता बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता वाले जिस मंडल आयोग की सिफारिशों को अब सामाजिक न्याय का प्रतीक मान लिया गया है, उसका गठन 1979 में गैर कांग्रेसी यानी जनता पार्टी सरकार ने किया था, ताकि ओबीसी की पहचान कर उनके उत्थान के लिए उपाय सुझाए जाएं। 52% ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश के साथ मंडल आयोग ने 1980 में ही अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, लेकिन कांग्रेस सरकारें उसे ठंडे बस्ते में डाली रही। 1990 में जब चौधरी देवीलाल से सत्ता संघर्ष में तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आनन फानन में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की, तब भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों विरोध में थी। मंडल विरोधी आंदोलन को इन दोनों दलों की सह भी मिली, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी का राजनीतिक चरित्र पूरी तरह बदल गया। कभी उच्च वर्गों की पार्टी कही जाने वाली बीजेपी को पिछले 3 लोकसभा चुनावों और ज्यादातर विधानसभा चुनावों में भी अन्य दलों से ज्यादा ओबीसी वोट मिले हैं, तो दलित वर्ग में भी उसकी पैठ बढ़ी है। बीजेपी में इन वर्गों का प्रतिनिधित्व भी बढ़ा है। मंडल और कमंडल ध्रुवीकरण से पहले ये वर्ग कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक रहे। कांग्रेस को भी समझ आ गया है कि पिछड़े और दलित वर्गों के वोटों के बल पर उच्च वर्ग के राज का समय अब गया। संभवतः नीतीश कुमार, लालू यादव, अखिलेश यादव की संगत में राहुल गांधी ने जाति, जनगणना और संख्या के आधार पर व्यवस्था में हिस्सेदारी तथा आरक्षण और संविधान को खतरे जैसे मुद्दे कांग्रेस के राजनीतिक एजेंडा में शामिल किए। जब बिहार में जाति सर्वे कराया गया, तब नीतीश कुमार राजद यानी आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस महागठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री थे, पर विपक्षी गठबंधन इंडिया का सूत्रधार होने के बावजूद संयोजक तक न बनाए जाने से खफा होकर वापस बीजेपी के पाले में चले गए। बेशक बिहार में जाति सर्वे कराए जाने के सवाल पर भाजपा समेत सभी दल एक मत थे, लेकिन बटोगे तो कटोगे जैसा नारा देने वाली बीजेपी को जातीय पहचान की आकांक्षा प्रबल होने पर हिंदुत्व के नाम पर एकजुट अपने जनाधार में तरह का डर सताता रहा है। फिर भी जाति का जनगणना का दांव चला गया है, तो इसके लिए कि आरक्षण और संविधान को खतरे का विपक्षी प्रचार बीजेपी को लोकसभा चुनाव में महंगा पड़ चुका है। जाति जनगणना की ताजा बहस ने जिस बिहार से जोर पकड़ा, वहां अपना मुख्यमंत्री बना पाने का भाजपाई सपना अभी तक अधूरा है। फिलहाल बीजेपी जेडीयू सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मुख्य विरोधी लालू यादव दोनों ही बिहार की राजनीति में सामाजिक न्याय के पैरोकार रहे हैं। उनके ओबीसी जनाधार में जुड़कर अल्पसंख्यक मतदाता विजयी समीकरण बनाते रहे हैं। यही चुनावी समीकरण बिहार में बीजेपी के अकेले दम सत्ता सिंहासन तक पहुंचने में बड़ा स्पीड ब्रेकर है। आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अगर जाति जनगणना का चुनावी लाभ लेने के लिए बीजेपी उपजातियों की गणना का दांव भी चल दे, क्योंकि सामाजिक न्याय की मलाई पिछड़ी और दलित जातियों में भी दबंग जातियां ही खा रही है। कमजोर उपजातियों के हिस्से अस्मिता की भावनात्मक लॉलीपॉप ही आ पाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जाति जनगणना के विभिन्न पहलुओं पर अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में दें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।